देते हैं कि आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में बात होगी देश की दिग्गज रियल एस्टेट सेक्टर कंपनी अरविंद स्मार्ट स्पेसेस से। और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जुड़ेंगे हमारे साथ। कंपनी के एमडी एंड सीईओ कमल सिंघल से बातचीत करेंगे और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट से शेयर पर एक फंडामेंटल रिव्यू भी हम जानेंगे। लेकिन मैनेजमेंट को जोड़ें, चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि कंपनी करती क्या है, कारोबार कितना मजबूत है, कहां पर प्रेजेंस है, ये सारा कुछ डिटेल। तो 2009 में कंपनी की शुरुआत हुई है और ये कंपनी जो है अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, अहमदाबाद बेस्ड है और रियल एस्टेट की कंपनी है। लाल भाई ग्रुप यानी कि अरविंद लिमिटेड जो कंपनी है, जो टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है रियल एस्टेट की। और शुरुआत के 8 साल में इन्होंने 7 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। तो और प्रेजेंस जो इनकी है रेजिडेंशियल में है, इंडस्ट्रियल में है, रूरल डेवलपमेंट में है, तमाम सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है। और गुजरात तो इनका बेस है, लेकिन इसके अलावा कर्नाटक में भी कंपनी ने अपने कारोबार का विस्तार किया है और वहां पर भी अच्छे से ये अपना कारोबार अब फैला रही है। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के एमडी और सीईओ कमल सिंघल। कमल सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 और स्वदेश पर बहुत स्वागत है आपका और आपको नए साल के भी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके पूरे ग्रुप के लिए। सबसे पहले आपसे ये समझेंगे कि आपका जो बेंगलुरु वाला सर प्रोजेक्ट है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल दीजिए कि वो प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है और आप किस तरह की कॉस्ट आप वहां पर लगाने जा रहे हैं, क्या कुछ आपका इन्वेस्टमेंट होगा इस प्रोजेक्ट में। बेंगलोर में अरविंद का जो बिजनेस है अभी काफ़ी पुराना और मेच्योर बिजनेस है। हम बेंगलोर में ऑलमोस्ट 7 या 8 साल से काफ़ी एक्टिवली डेवलप कर रहे हैं और हमने वहाँ पे अभी तक 8 प्रोजेक्ट ले लिए हैं। रिसेंटली हमने बेंगलोर में 2 बड़े प्रोजेक्ट साइन किए हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट देवनहल्ली के पास है, एक बहुत बड़ा प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है, टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने करीब 50 एकड़ ज़मीन अभी ले ली है ऑलरेडी और उसमें और एडिशनल लैंड अभी हम खरीद रहे हैं। साथ साथ उस प्रोजेक्ट में अप्रूवल्स वगैरह के प्रोसेस अभी स्टार्ट हैं और हमारी उम्मीद ये है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट हम Q1 में लॉन्च कर पाएंगे कमिंग ईयर में। सो दैट इज़ वन प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है हमारा HDFC के साथ एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के अंडर हमने लिया और इन्वेस्ट किया है, को इन्वेस्ट किया है। इट शुड हिट द मार्केट इन Q1। इसके साथ साथ रिसेंटली हमने एक सरजापुर में एक दूसरा प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली साइन किया है, क्लोज किया है। ये 30 एकर्स के आसपास ज़मीन है और बहुत एक अच्छे स्केल का बड़ा वर्ल्ड क्लास विला प्रोजेक्ट हम वहाँ पे लाने वाले हैं। और इसका भी जो एसोसिएटेड प्रोसेसेस हैं, अप्रूवल्स के प्रोसेसेस हैं, वो सब हमने स्टार्ट कर दिए हैं और उस पर काम अभी जल्दी ही शुरू होगा। और ये प्रोजेक्ट भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि Q1 ऑफ 2022-23 में हम लॉन्च कर पाएंगे। इसके साथ साथ बेंगलोर में हम और भी एडिशनल प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। आइडिया ये है कि हम बेंगलोर हमारा काफ़ी अच्छा और एक मैच्योर मार्केट है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है बेंगलोर में। हमने 4-5 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं तो उसकी भी बहुत अच्छी फीडबैक और रिस्पॉन्स रहा है। कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी विद द एक्सपीरियंस। और हमारा एक ब्रांड है बेंगलोर में, अरविंद एज अ अहमदाबाद बेस्ड कंपनी। ऑब्वियसली हमारा अहमदाबाद में तो है ही जो ब्रांड है, हमारा जो काम है, हमारा जो रीच है, पर उसके साथ साथ बहुत लोगों को ये नॉलेज में है कि बेंगलोर हमारा एक सेकंड होम है। वहाँ पे हम बहुत बड़े स्केल पे हमारे दूसरे बिजनेसेस, ब्रांड्स, रिटेल वगैरह करते हैं और वहाँ उनका हेड ऑफिस है इन बिजनेसेस का। तो हमारी ब्रांड रिकॉल वहाँ पे भी बहुत स्ट्रांग है एंड दैट इज़ वाई बेंगलोर इज, आई थिंक एज वी स्पीक, हमारा सबसे बड़ा मार्केट एक्चुअली बेंगलोर है। अहमदाबाद भी बहुत स्ट्रांग है और गोइंग फॉरवर्ड भी हमारी इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऐसी हैं कि बेंगलोर इज गोइंग टू बी आवर मेजर ग्रोथ इंजन ड्राइव। इसके साथ साथ करंटली हम 3 प्रोजेक्ट्स अभी एग्जीक्यूट कर ही रहे हैं बेंगलोर में, अपार्ट फ्रॉम द वंस विच आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, हमने विला पहले पास में बनाई है और सभी प्रोजेक्ट्स ऑन शेड्यूल बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। वन ऑफ द लार्ज प्रोजेक्ट शुड बी डिलीवर्ड विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर और अर्ली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो बेंगलोर में हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है और हम आगे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं। ठीक है कमल जी, एक और चीज़ बताइए। जैसा कि आपने कहा कि बेंगलोर आपके लिए एक घर की तरह हो गया और हमने देखा कि बेंगलोर का जो मार्केट है अब वो न फिर रेजिडेंशियल बल्कि कमर्शियल स्पेस में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो जाहिर तौर पर आपके लिए वहाँ पर संभावनाएं बहुत होंगी। थोड़ा डेट के बारे में जानकारी दीजिए।
क्योंकि आपने बताया कि करीब करीब 15 मिलियन स्क्वायर फीट आप वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, इसके अलावा एडिशनल 5 मिलियन, यानी कि कुल मिला दें अगर तो करीब करीब 2 करोड़ स्क्वायर फुट का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स का। फिलहाल आपकी डेट की स्थिति कैसी है, और ये जो आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो लेकर आ रहे हैं कमल, क्या इससे आपके कर्ज का जो लेवल है आगे जाकर वो बढ़ने वाला है, इसको आप मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, लास्ट जो 1 साल था उसमें सेल्स और कलेक्शंस, इसका जो मोमेंटम था वो अनप्रेसिडेंटेड था। और हमने विटनेस किया कि सेल्स के हिसाब से और कस्टमर रिस्पांस के हिसाब से, हमारे न्यू लॉन्चेस के हिसाब से वी गार्नर्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कैश फ्लोज। नेचुरली उसके हिसाब से डेट लेवल्स हैव कम डाउन ड्रामेटिकली। इनफैक्ट अभी जब हम बात कर रहे हैं, कंपनी प्रैक्टिकली डेट फ्री है। नेट डेट ऑफ द कंपनी इज ऑलमोस्ट जीरो और देयर अबाउट्स। पर लॉन्ग टर्म में ये सिचुएशन कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। कंपनी में अगर ग्रोथ करनी है और कंपनी में वैल्यू क्रिएट करनी है तो डेट इक्विटी एक रीजनेबल लेवल पे होनी चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमारा हेडरूम अभी बन गया है डेट रेज करने का, जिसपे हम काम करके उसको रेज करेंगे डेफिनेटली विद इन कंजर्वेटिव लिमिट्स ऑफ लेस देन 1%, आई मीन 1 डेट इक्विटी वी विल रेज फॉर श्योर एंड इन्वेस्ट। जो पैसा आएगा डेट से हम इन्वेस्ट करेंगे नए प्रोजेक्ट्स में फॉर ग्रोथ। इसके साथ साथ इंटरनल अप्रूवल्स भी बहुत स्ट्रांग हैं। हम नए नए कैपिटल स्ट्रक्चर्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। विद एचडीएफसी वी हैव डन कपल ऑफ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डील्स। इनफैक्ट एचडीएफसी कैपिटल ने हमारे साथ अभी इक्विटी लेवल पे, पेरेंट कंपनी में इक्विटी लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। तो ये दोनों तीनों जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं हम उनको मोबिलाइज कर रहे हैं। डेट डेफिनेटली रेज करेंगे विद इन कंजर्वेटिव लिमिट्स, और ये सारा पैसा हम ग्रोथ में डालेंगे। दैट इज द प्लान। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट कमल, बिल्कुल सही कहा आपने कि डेट तो होगा ही बैलेंस शीट में। आपसे ये जानना चाहेंगे कमल अब कि आप क्या आगे जाकर कुछ फंड रेजिंग, कुछ प्लान्स हैं, आप पूंजी जुटा रहे हैं, और क्या कुछ इक्विटी भी आप डाइल्यूट करेंगे क्या? इक्विटी हमने अभी रेज किया है। आई मीन इनफैक्ट एचडीएफसी इटसेल्फ पिक्ड अप इक्विटी ओनली। उनका लगभग 50 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था। उसके साथ साथ प्रमोटर्स आल्सो ब्रॉट अबाउट 3rd राउंड ऑफ प्रेफरेंशियल इक्विटी। तो इक्विटी के हमने 3 राउंड किए हैं पिछले कुछ सालों में, और जो लास्ट राउंड था वो अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ही हमने कंप्लीट किया अलॉन्ग विद एचडीएफसी। तो इक्विटी जब जब हमें जरूरत पड़ती है, जब जब हमें लगता है कि बैलेंस शीट को और स्ट्रॉन्ग करना है, रिसोर्सेज को और मोबिलाइज करना है और ग्रोथ में और मोमेंटम लाना है, इक्विटी हम बहुत टाइम टू टाइम लाते रहे हैं और उसका कोई कंस्ट्रेंट एज सच नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स and the requirement for businesses, we will keep doing that, and we have been doing that in the past, including recent past. ठीक है कमल सर, एक और चीज़ बताइए। हमने देखा कि 2021 की जो दूसरी छमाही थी, यानी कि सितंबर ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, तो रियल एस्टेट में डिमांड लौटी है, और इसके अब तो कंपनियों की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं उससे पुख्ता संकेत भी मिल रहे हैं। आपकी कंपनी का डिमांड का ट्रेंड कैसा है, और गिवन द फैक्ट कि अब जब कोविड की सिचुएशन सुधर रही है, तो क्या आपके पास वो प्राइसिंग पावर भी आ गया है? क्या कुछ आप कीमतें बढ़ाने वाले हैं प्रोजेक्ट्स की? सो डिमांड बहुत स्ट्रांग है। डिमांड हैज बाउंस बैक। एक बार कोविड जब शुरू हुआ था तो एवरीथिंग नोज डाइव, एंड एक तरह से एक फियर का माहौल था कि अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा। बट आई थिंक पहली वेव के जाने के बाद वी हैव नेवर लुक बैक। पूरा सेक्टर ने एक तरह से रिवैम्प दिखा है, रीबाउंड हुआ है पूरा बिजनेस। और आज हम जब बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी मोस्टली बिजनेसेस जो हैं वो प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं। दैट मीन्स एक बहुत स्टेडी स्टेट कंसिस्टेंट डिमांड हम विटनेस कर रहे हैं। इनिशियली कई लोगों का ये फीलिंग था कि ये डिमांड सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। ये पेंट अप डिमांड तो नहीं है बिकॉज ऑफ लेस सेल्स हैपनिंग इन इनिशियल पार्ट ऑफ कोविड, बट अल्टीमेटली हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू रहा और आज भी हम यही व्यू रखते हैं। और देयर आर रीजंस टू बिलीव दैट दिस मोमेंटम इन डिमांड इज सस्टेनेबल एंड इट्स गेटिंग सस्टेन्ड। इनफैक्ट डिमांड बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे है। और एक अच्छी बात इस डिमांड में मैं आपको यहाँ स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा, वो ये है कि ये मेजरली जो डिमांड है इस वक्त वो कंज्यूमर ड्रिवन है, वो कंजम्पशन ड्रिवन है, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन प्रोपोर्शनेटली कम है। और जब भी डिमांड कंज्यूमर से ड्राइव होती है, एक्चुअल कंजम्पशन से ड्राइव होती है, तो वो हमेशा कंपैरेटिवली ज़्यादा सस्टेनेबल होती है, वो स्पेक्यूलेटिव नहीं होती है। उस मोमेंटम को मेंटेन करना कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रैक्टिकल और ईजी रहता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग।
हमारा खुद का अगर मैं कस्टमर मिक्स देखूं तो ये ट्रेंड बहुत ही क्लियरली विजिबल है दैट अक्रॉस आवर प्रोजेक्ट्स एंड मार्केट्स इंक्लूडिंग पुणे, Bangalore and Ahmedabad, and consumption demand is significantly higher, and investor demand is comparatively less in proportion. That gives us a lot of confidence कि demand बहुत sustainable है. तो ये तो बहुत ही अच्छा एक साइन है डिमांड साइड में. जहां तक कॉस्ट की बात है, हाँ ये एक फैक्ट है कि लास्ट 6 महीने में 8 महीने में जो बेसिक मटेरियल्स हैं, सीमेंट है, स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये बेसिक जो मटेरियल्स हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी बड़ी है. 20 से 30% का इंक्रीज तो लगभग हर सेगमेंट में आ गया है. अभी तक बिल्डर्स जहां तक हो सकता है प्रोपोर्शनेट कॉस्ट इंक्रीज और द प्राइस इंक्रीज नहीं किया है, उसको या तो एब्जॉर्ब किया है अपने मार्जिन्स में या फिर इंटरनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है. हमारे जैसे डेवलपर्स ने दोनों काम किए हैं कि इंटरनल एफिशिएंसीज पे भी बहुत ध्यान दिया है, और साथ साथ फॉर्चुनेटली फॉर अस हम ऐसे स्टेज पे थे अधिकतर प्रोजेक्ट्स में कि जो मेजर मटेरियल कंजम्पशन थी, फॉर एग्जांपल स्टील, तो हमारे स्ट्रक्चर्स काफ़ी रेडी थे, तो हमारी स्टील कंजम्पशन काफ़ी प्री प्राइस हाइक में कंज्यूम हो गया था. बट जनरली स्पीकिंग प्राइस इंक्रीज हैज बीन अ कंसर्न. 20-30% प्राइस इंक्रीज इज अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड प्राइस इंक्रीज. अभी तक इट्स सो फार इट इज ओके, बट अगर ये मोमेंटम प्राइस इंक्रीज में रहा तो डेफिनेटली बिल्डर्स के पास कोई बहुत ऑप्शन नहीं रहेगा, उनको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा. बट एज ऑफ नाउ कंज्यूमर के लिए स्टिल इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट प्राइसेस हैव नॉट गॉन अप डिस्पाइट दीज इंक्रीजेस. इंटरेस्ट रेट्स आर एट द लोएस्ट एंड वायबिलिटी ऑफ बाइंग अ हाउस इन इंडिया जनरली इज एट अ रिकॉर्ड हाई, एंड हेंस दिस इज अ ग्रेट टाइम. बहुत ही अच्छा टाइम है कंज्यूमर्स के लिए बाय करने का. पर ये जरूर है, इसके साथ एक रिस्क ये है कि अगर मटेरियल्स के प्राइस इसी तरह बढ़ते रहे जैसा कि हमने देखा है पिछले 3 से 6 महीने के टाइम में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ प्राइस increase will have to be seen in the market. जी, डेफिनेटली आपने ये सही कहा कमल, क्योंकि हमने देखा है कि जो प्राइसेस थे रियल एस्टेट में काफ़ी टाइम से वो स्थिर थे, और अब लोगों के पास शायद एक मौका बनेगा. आपसे ये समझना चाहेंगे कि 2021 का जो साल था कमल, वहाँ पर हमने देखा कि रेजिडेंशियल जो डिमांड है वो भी काफ़ी लौटी है, और इसमें सरकार का भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट. हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने मेजर्स उठाए, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने इसको सपोर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि न सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि रियल एस्टेट से संबंधित बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो एक मास एम्प्लॉयर भी हैं. ये बताइए कि जो 2021 का ट्रेंड था रेजिडेंशियल डिमांड को लेकर, क्या आपको भरोसा है कि ये 2022 में भी कंटिन्यू करेगा? नहीं, ये डेफिनेटली 2021 वाज अ ग्रेट ईयर, पर हमारी जो असेसमेंट आज की है, हम 2022 को इससे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली देखते हैं. हमें उससे और ज़्यादा उम्मीद है, और वो जो उम्मीद है वो डेटा और वो हमारे जो हार्ड फैक्ट्स मार्केट में हम देखते हैं उस पर बेस्ड है. एक तो जैसे मैंने बताया कि अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स वो हाईएस्ट उस पे है, लेवल पे है फॉर द इकोनॉमी एज अ होल. दूसरा, हम देख रहे हैं कि इंडिया में अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो अर्बनाइजेशन का जो लेवल है वो इस लेवल का होने वाला है नेक्स्ट 20-30 साल में, दैट ह्यूमन काइंड ने ऐसा अर्बनाइजेशन देखा ही नहीं. वन डेटा विच इज क्वाइट रिलायबल बेसिकली सेज कि नेक्स्ट 30 साल में करीब 40 करोड़ लोग ऐड हो जाएंगे हमारे शहरों में. ऐसा कभी दुनिया में इस हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है. और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और जो एडिशन है, बेसिकली ये एडिशन इसलिए है कि हमारे शहर जो है वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और वहीं पे लोग काम धाम करने के लिए आएंगे. और क्योंकि 40 करोड़ लोग एंड मेजरली कमिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट and creating income and values means there will be a huge demand. In 20-30 years look very long, but when you see it in a horizon within in a context, it's just a blink of an eye. 20-30 साल is not a big period to add 40 crore people in our cities. So it is a huge opportunity. Medium or long term में demand cannot be a constraint in a country like India with these demographies and these trends in urbanization, etc. शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स आर सच लो एंड अफोर्डेबल लेवल्स. गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव बीन ग्रेट इन द लास्ट सेवरल क्वार्टर्स. बहुत काफी फोकस हमने किया है इस सेक्टर पे एज अ गवर्नमेंट, एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री. तो मुझे लगता है कि सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स अपनी जगह पे हैं. रेरा ने इंडस्ट्री को बहुत साफ किया है, बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, और नंबर ऑफ बिल्डर्स जो है वो 60-70% कम हो गए हैं, जबकि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं. इसके दो इम्पैक्ट आ रहे हैं कि क्लीनर डेवलपमेंट,
मोर रिलायबल डेवलपमेंट हो रही है तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे ओवरऑल डिमांड बढ़ती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो इन सबको देख के वी आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक बोथ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दैट रियल एस्टेट एज अ सेगमेंट एंड हाउसिंग इन पर्टिकुलर इन माई अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया इज पॉइज्ड फॉर अ वेरी वेरी सस्टेनेबल काइंड ऑफ ग्रोथ। लास्ट 3-4 साल में गवर्नमेंट ने काफी कुछ सपोर्ट किया है सेक्टर को, बट डेफिनेटली देर आर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादा और चाहिए या हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से वो करने में। अगर मैं कुछ एक चीजों की बात करूं तो सबसे पहले मेरे जहन में ये आएगा कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, इंटरेस्ट डिडक्शन है फ्रॉम इनकम, दैट नीड्स टू बी मोर रैशनलाइज्ड एंड इंक्रीज्ड। थोड़े साल पहले सिस्टम ये था कि जो सेकंड होम बाय करते थे उस पे इंटरेस्ट डेफिशिएंसी जो थी ओवर एंड अबाउट द इनकम अर्न फ्रॉम द हाउस, द एंटायर डेफिशिएंसी वाज अ क्रेडिट टू बी टेकन एज लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। वो बहुत बड़ा इंसेंटिव था लोगों के लिए कि वो सेकंड होम में इन्वेस्ट करते थे। देखिए, हाउस आप पहला खरीदें कि दूसरा खरीदें या तीसरा खरीदें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाउस बनने चाहिए और अवेलेबल होने चाहिए। अब किसी ने इन्वेस्ट किया और दूसरे ने उसको रेंट पे लिया, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आदमी अपने लिए खुद के लिए घर खरीदे। अगर जनरली घरों की संख्या ज्यादा बनेगी और बिकेगी तो इकोनॉमी को तो उससे बल मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। बट एट द सेम टाइम हाउसिंग की कॉस्ट भी कम रहेगी क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हाउसिंग की सप्लाई बढ़ेगी। तो दूसरा घर बनना और खरीदना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला घर बनना या बनना। तो गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पुराना सिस्टम था कि सेकंड होम का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसको अनलिमिटेड अमाउंट तक आप सेट ऑफ करिए इनकम में से, फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ इंटरेस्ट ओवर द इनकम दैट इज अर्न फ्रॉम दैट हाउस, दैट शुड डेफिनेटली बी रिस्टोर्ड। एक दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल कंपोनेंट पे एक 1.5 लाख रुपए का लिमिट है, वो लिमिट बेसिकली वो बहुत बड़ा लिमिट इन एनी केस नहीं है एज ए इन्वेस्टमेंट टू बी कंसिडर्ड फॉर योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर मिडिल इनकम ग्रुप। बहुत अच्छा लगा कमल आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सोच है ना उसका फ़ायदा थोड़े से ज़्यादा लोगों को मिले। तो आप कर्नाटक और आप अहमदाबाद यानी कि गुजरात के मार्केट से निकले और पूरे देश में पहुंचे ताकि लोगों को अफोर्डेबल घरों का एक्सेस है वो ज़्यादातर लोगों को मिल पाए। बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत शुक्रिया आज आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश को समय देने के लिए। चलिए, तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, जो पहले अरविंद इंफ्रा के नाम से जानी जाती थी कंपनी, उसके मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे और बेंगलोर में उनके काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। और अब इस पर हम फंडामेंटल व्यू लेंगे कि कंपनी कितनी मजबूत है। हालांकि पिछले 1 साल में शेयर डबल हो गया है, लेकिन आगे किस तरह से ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं और क्या रियल एस्टेट में अगर आपको पैसे लगाने हैं तो ये कंपनी कितनी अच्छी है या फिर दूसरे विकल्प ज़्यादा बेहतर आपके पास मौजूद हैं, वो जानेंगे अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरशकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जैसा कि आपने भी सुना होगा कि हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट से अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के। अच्छे प्लान से इनके बेंगलोर में करीब करीब बता रहे थे कि 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट के डेवलप कर रहे हैं और टोटल करीब करीब 2 करोड़ स्क्वायर फीट के डेवलपमेंट की योजना है। कंपनी कैसी है अविनाश जी, और क्या इसमें आप मौजूदा स्तरों पर निवेश की सलाह देंगे, क्योंकि अगले 1 साल के लिए कैसा इसमें प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल की चाल बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए बैंगलोर और अहमदाबाद में इनका काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे लग रहा है कि जो आने वाला साल है, दैट इज कमिंग करंट ईयर FY23 भी इनको ग्रोथ नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने एक अपनी लिवरेज बैलेंस शीट पे रीजनेबली कम रखी है, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया है। तो होपफुली जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपको नए प्रोजेक्ट्स की जो रेवेन्यू है वो टॉप लाइन में बुक हो जाएगी, तो रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक को डेफिनेटली एक लंबी अवधि के लिए जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन थोड़ा अगर स्टॉक मीडियम टर्म में थोड़ा सा करेक्ट होता है, क्योंकि जैसे आपने ने कहा कि पिछले 12 महीने में ये स्टॉक डबल हो चुका है। हालांकि आगे उम्मीद नहीं है कि इतनी ज्यादा कोई खराबी या प्रॉब्लम होगी, बट डेफिनेटली एक माइल्ड करेक्शन अगर आता है तो उसको एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये छोटा रियल एस्टेट प्ले है जो काफी प्रॉफिटेबल है, और आगे अगर प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह से वो एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे ख्याल से आगे और भी रेटिंग होने की पॉसिबिलिटी।
तो नेट नेट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे थे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। आप चाहें तो अरविंद लाइफ स्पेसेस में आप खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिहाज से। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और स्टॉक पर अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही मायने रखते हैं आपके व्यूज़। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और स्टॉक है जो आज फोकस में है, और आज नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये फोकस में बना हुआ है, हिंदुजा